हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मिशन जॉब में आज आप देखेंगे मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 22। 21 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। और बाकी के जो 21 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो फिर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आई बटन में भी उसका लिंक आता है, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना। ठीक है, शब्द कुछ दिए हुए हैं और खेल से संबंधित वो शब्द है, जैसे कि चाइनामैन। तो चाइनामैन जो है वो क्रिकेट से संबंधित शब्द है। उसके बाद अगर बॉडी कहें तो बॉडी गोल्फ से संबंधित है, जबकि पेंच अगर कहें तो पेंच जो होता है वो पतंगबाजी से होता है, और लव जो होता है वो टेनिस से संबंधित है, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नंबर दूसरा देखें। दूसरा भी सूची को सुमेलित ही करना है, सूची 1 तथा सूची 2। इसमें व्यक्ति है सूची 1 में और इसमें क्षेत्र है, उससे मैचिंग करना है। तो अभिषेक बच्चन को कला से संबंधित है, जबकि शीतला सिंह जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है। तालुकदार यादव जो है वो कुश्ती से संबंधित है। योगेश प्रवीण इतिहास लेखन से संबंधित है। यहाँ पे तीसरा कहता है आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन थे। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था वो 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था, इसको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है बैरन पियरे दी कुबर्तिन, यानी कि ऑप्शंस आपके ए जो हैं वो सही हो जाएंगे, उनका प्रयास था। और इन्हीं के प्रयासों से ही यह खेल शुरू किया गया था। इसमें एक पॉइंट याद कर लें, इसमें 5 गोला जो होता है प्रतीक के रूप में, ओलंपिक खेल के प्रतीक के रूप में 5 गोला एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं, और ये पांचों महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नीला रंग यूरोप को, पीला एशिया, लाल अमेरिका, काला अफ्रीका और हरा ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, इजी है पर महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखें चौथा कहता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ है। तो सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है वो कनाडा में है। पाँचवा नंबर सवाल कहता है, पाँचवा कहता है भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है। तो असमानता तो यहाँ देखिए अस्पृश्यता के चलन से ही संभव है। उसके बाद छठा नंबर देख लें। छठा, निम्न में से कौन एक मानव विकास सूचकांक का प्राचल यानी कि पैरामीटर नहीं है। तो इसका सही जवाब अगर आप जानें तो ये हो जाएगा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। सातवां नंबर देखें, भारत में निम्न संगठनों में से कौन सा एक औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा BIFR। BIFR, बोर्ड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। ठीक है। उसके बाद आगे देखें आठवां नंबर। आठवां कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संवैधानिक संगठन है, ये देखिए सही है। RBI SBI दोनों स्वतंत्रता के समय स्थित थे, ये भी सही है। तीसरा कहता है RBI एक विनियामक निकाय है, ये भी सही है। SBI व्यावसायिक गतिविधियों में लगा है, ये भी सही है। यानी कि आपके सही जवाब हो जाएंगे डी, उपयुक्त में से चारों। नौवां नंबर यहाँ पे सवाल देखें। नौवां नंबर कहता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत आसान है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। 10वां कहता है निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ। EPZ निम्न स्थानों में से किस एक में स्थापित किया गया है। तो ये इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो हो जाएगा सूरत। सूरत इसका सही जवाब है। 11 नंबर देख लें। 11 कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय निम्न में से किससे को जाता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, और इसका पूरा श्रेय जो है वो अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, शिक्षा मंत्री भी थे ये। उसके बाद आगे 12 नंबर देखें। 12 कहता है वेटोर्न झील को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है। तो ये कौन जोड़ता है, गोटा नहर। गोटा नहर
13 नंबर कहता है चारकुला मौसमी लोक नृत्य है। तो चारकुला मौसमी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आप ए देख लें। 14 कहता है प्रसिद्ध संगीता की गिरजा देवी का संबंध, तो यह बनारस घराना से है। बनारस घराना से कंठा महाराज, किशन महाराज, अनोखे महाराज, कुदई महाराज, पंडित राजन, साजन मिश्र, तो ये सारे जो हैं इसी घराने से संबंधित हैं। और गिरजा देवी खास करके ठुमरी गायक हैं, याद रखना है, ठुमरी गायक हैं, संगीतज्ञ हैं, ठुमरी गायक। 15 नंबर यहाँ पे देखें, 15 नंबर में यहाँ मैचिंग करना है। कुछ पुस्तक है उसके लेखक हैं, तो इसके सही जवाब आप यहाँ देखें। स्पाउच, शादी का सच, ये शोभा डे के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। अग्निपथ मेरी आत्मकथा, ये देखिए परवेज मुशर्रफ का लेखन है। उसके बाद कहता है दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इसे लिखा है अमर्त्य सेन ने। उसके बाद आगे देखें 16 नंबर, 16 कहता है सार्क का उद्देश्य, तो सार्क का क्या उद्देश्य है? क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का गतिवर्धन, ये सही है। सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, ये भी सही है। विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता को बढ़ावा, ये भी सही है। निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन, ये गलत है। 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध झंडा गीत कहता है झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक यानी कि रचनाकार कौन है? तो ये हैं श्यामलाल गुप्त यानी कि पार्षद। अब यहाँ देखें 18 नंबर सवाल, 18 कहता है भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत सर्वाधिक है? सही जवाब इसका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या जो है, भारत में जनजाति जनसंख्या बहुत अधिक है। नागालैंड की बात हम कर रहे हैं। भारत के 4 राज्यों में से नागालैंड में जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या में से प्रतिशत सर्वाधिक है। उसके बाद आगे देखें 19 नंबर, 19 नंबर कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित की गई थी। तो यह प्रकाशित की गई थी 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स द्वारा रचित है, ठीक है, 1848 में इसका प्रकाशन किया गया था। और समाजवाद के लिए यह बाइबिल के समान है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। उसके बाद 20वां नंबर सवाल देखें निम्न में से प्रक्षेपित मिसाइल कौन सी है? तो प्रक्षेपित मिसाइल अग्नि है। अग्नि स्वदेशी तकनीक से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है, याद रखना है इस चीज़ को। और ये आगे देखें ईस्ट एक है, ईस्ट क्या है ये बताना है। तो ईस्ट एक तरह का कवक है, फंजाई है। उसके बाद आगे देखेंगे 22 नंबर, 22 कहता है निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो अम्ल होता है अमाशय में, HCl, याद रखना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद 23 कहता है अमाशय में डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन, पेप्सिन को पचाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रवण अमाशय में होता है, याद रखना है। 24 नंबर कहता है दांत के एनामल को कार्बोरन यानी कि मॉटलिंग किस कारण से होता है? तो 24 का सही जवाब देख लें, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण ऐसा होता है। डेंटल फ्लोरोसिस भी इसे कहा जाता है। उसके बाद 25 नंबर कहता है किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल तैयार किया जाता है, एथेनॉल। 26 नंबर सवाल देखें दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन, तो दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो दूध का रंग सफ़ेद रखने में कामयाब होता है, ठीक है, जिसके कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। हालांकि अगर कैरोटीन की उपस्थिति हो तो थोड़ा सा हल्का पीला रंग का हो जाता है, याद रखना है ये भी पॉइंट। 27 कहता है अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है किण्वनीकरण कहलाता है, फर्मेंटेशन। 28 नंबर कहता है किण्वन एक प्रकार की
तो किण्वन क्या है? एक प्रकार की अवायवीय श्वसन, अभी तुरंत हमने देखा। 29 कहता है मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किससे ग्रसित हो जाते हैं? तो यह रिकेट्स की कमी से हो जाता है, क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है जिसकी कमी से मतलब कैल्शियम तथा फॉस्फेट का अवशोषण करता है और अस्थि का निर्माण करता है विटामिन डी। और अगर सूरज का प्रकाश कम होगा तो विटामिन डी की कमी होगी और रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा, ये याद रखना है। 30वां नंबर सवाल कहता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और डी। ए और डी ऐसा है। 31 नंबर कहता है मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो उसमें अधिकतर विटामिन ए होता है, ये भी याद रखना है। विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है, विटामिन ए और विटामिन डी। अब 32 नंबर यहाँ पे देखें, 32 कहता है नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह पेलाग्रा रोग हो जाता है। यह डिजीज जो होता है वो पेलाग्रा नाम का हो जाता है। उसके बाद आगे देखें 33 नंबर, 33 कहता है नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? तो 33 का सही जवाब विटामिन सी हो जाएगा। दूध में विटामिन सी नगण्य मात्रा में पाया जाता है। 34 कहता है पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा अभी तुरंत हमने देखा विटामिन B3 की कमी से, और स्कर्वी जो डिजीज होता है विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि आपका सही जवाब बी हो जाएगा। 35 देखें, 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो डी हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण करके अस्थि निर्माण में सहायक होता है। 36 देखें, 36 कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। हालांकि पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 को बोला जाता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है। याद रखना है किस विटामिन नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में। 37 देखें, 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलने वाला विटामिन है? याद रखना है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, बाकी ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। अगर इसे याद कर लें तो इससे ढेर सारे प्रश्न जो बनेंगे उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बी सी जो है वो जल में घुलने वाले हैं, बाकी के जो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपका विटामिन सी यानी कि बी सही जवाब हो जाएगा। 38 कहता है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यह हो जाएगा प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन याद रखना है। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो होता है वो मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, मूत्र में सबसे अधिक 95% जल होता है और यूरिया 2.6%। उसके बाद आगे देखें 40 कहता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो यह टेंडन कहलाता है। टेंडन का काम है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं उसे लिगामेंट्स कहते हैं, ये भी याद रखना है, लिगामेंट्स कहते हैं। उसके बाद 41 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, ये आप जानते होंगे। 42 कहता है, 42 बेहद आसान है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो यह होता है म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी ऐतिहासिक लेखों के संरक्षण विज्ञान को कहा जाता है, जबकि पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है जिसमें पुरालेख का अध्ययन किया जाता हो। 43 नंबर को देखिए, यहाँ पे मिलान करें। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो ग्रेट बात है, बृहत स्नानागार जिसे बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हड़प्पा जो है स्टैचू ऑफ प्रीस्ट के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा में हल का चिन्ह मिला था और लोथल में पतन है, याद रखना है। लोथल में क्या है? पतन है।
उसके बाद 44 यहाँ देखें, 44 कहता है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। पुरालेख शास्त्र जो है वो किसका अध्ययन है, तो वो शिलालेख से संबंधित अध्ययन है। 45 कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो यह कौन सी है, ये बी हो जाएगा, सही जवाब बी हो जाएगा। धान्यागार जो है वो सबसे बड़ा भवन है। अब देखिए यहाँ पे 46 देख लें। 46 कहता है उपनिषद क्या है, तो उपनिषद के बारे में देखें, हिंदू दर्शन का स्रोत ये कहलाता है एक तरह का। और उसके बाद 47 नंबर देखें, 47 कहता है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो धार्मिक अनुष्ठान से यजुर्वेद संबंध रखता है। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद जिसमें केवल पद होता है, इसका कृष्ण यजुर्वेद जिसमें पद और गद दोनों होता है, याद रखना है, पद और गद में यह विभाजित है यजुर्वेद। 48 कहता है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है, तो यह हो जाएगा जैन से संबंधित है। जैन दिलवारा मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है और यह है माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर, संगमरमर से भी बना हुआ है, देखिए ये भी याद रखना है। 49 कहता है दिलवारा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवारा, तो नाम से ही पता हो रहा है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में यह है और इसका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था, ये भी याद रखना है। 50वां कहता है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो बेहद आसान है, ये जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य, कैवल्य मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। उसके बाद 51 कहता है 51 प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी, तो यह राजगीर में की गई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति की अगर चर्चा करें तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और अशोक के शासनकाल में यह हुआ था। चौथा जो हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने किया था। अब आगे देखें 52 नंबर। 52 कहता है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग, अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखें 53 नंबर। 53 कहता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। उसके बाद आगे देखें 54 कहता है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो अशोक का जो शिलालेख था वो ब्राह्मी लिपि में था। ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा दोनों चलता, भाषा में प्राकृत और लिपि में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग उसने किया था। उसके बाद आगे देखें 55 नंबर। 55 नंबर कहता है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो ये है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है जिसमें 15 अधिकरण है, याद रखना है। और यह अर्थशास्त्र नाम से तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें राजनीति से संबंधित विषयों का उल्लेख है। 56 देखें। 56 कहता है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, देखिए 56 का सही जवाब अगर आप देखें तो श्रृंगेरी मठ जो है वो वाराणसी से संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखना है। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह उज्जैन नगर में स्थित है, ये तो सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये भी सही है। और जैन मंदिर खजुराहो में है, ये भी सही है। उसके बाद 57 देखें। 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था, तो 57 तो बहुत आसान है, ये पाणिनि था जिसकी महत्वपूर्ण रचना अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी। अब यहाँ देखिए 58 नंबर कहता है गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, तो यह हो जाएगा हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। और आगे देखें 59 नंबर 59 भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो 59 का सही जवाब हो जाएगा गांधार। 60वां देखें पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब अष्टाध्यायी है, अभी तुरंत इसकी चर्चा हुई। 61 नंबर कहता है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो
राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। 62 नंबर क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है इसका चुनाव, गलत है। चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा द्वारा सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है, ये गलत है। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा बी। उसके बाद देखें 63 नंबर, 63 कहता है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, निर्वाचन की अगर बात हो रही है तो 25 वर्ष, 25 वर्ष याद रखना है। उसके बाद आगे नंबर क्वेश्चंस देखें, 64 नंबर क्वेश्चंस देखें। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे, स्पीकर थे। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो यहाँ हो जाएगा डी, जीवी मावलंकर। 65 नंबर देखें, 65 कहता है 65 कहता है लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, भारत का नागरिक हो ये तो होना चाहिए, आयु 30 वर्ष से कम ना हो ये देखिए गलत है, पागल या दिवालिया ना हो ये सही है, सरकारी लाभ के पद पर ना हो ये भी सही है। यानी कि लोकसभा सदस्य के लिए ये 3 योग्यता तो होता है, लेकिन बी वाला जो योग्यता है वो अनुपयुक्त है। 66 देखें, 66 कहता है कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो यह हो जाएगा 60 दिन। 66 का सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। और यह अनुच्छेद 101 के 4 में वर्णित है, ये भी याद रखना है। यहाँ देखें 67 नंबर निर्णायक मत है। निर्णायक मत क्या होता है, हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, नहीं। डाक द्वारा भेजा गया मत, नहीं। अयोग्य मत, नहीं। जब दोनों पक्ष सहमत यानी कि टाई हो जाता हो तो निर्णायक मत, ये सही है, निर्णायक मत यही कहलाता है। 68 क्या कहता है निम्नलिखित भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में राजनीतिक कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें, राजनीतिक दलों के निबंधन की व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है, सही है। राजनीतिक दलों के निबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल माने जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि सही सभी इसमें सही है। अब देखिए 69 नंबर 69 कहता है निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया। तो कौन सा है, 69 का सही जवाब हो जाएगा 5वीं, जो कि 1971 से 77 तक कार्य किया था। इसी समय आपातकाल लागू हुआ था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का अवधि जो था वो बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और इसमें संशोधन के तहत साल भर के लिए इसको 2 बार बढ़ाया भी गया था, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। उसके बाद 70 नंबर देखें, 70 कहता है प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 70 का सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हता जो है न्यूनतम उम्र वो कितना होनी चाहिए, 25 वर्ष। 71 नंबर देखें, 71 कहता है वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे। तो वे चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल बहुत कम रहा, 18 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। उसके बाद 72 देखें, यहाँ पे 72 कहता है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय यह क्या है। तो निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है, कार्यालय जो है वो संसदीय कानून बनाकर की गई है। आगे देखें 73 नंबर कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, गलत है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ये सही है। चुना नहीं जाता ये बंसों में, ये भी गलत है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। 74 देखें, 74 कहता है 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, एकदम आसान है, मोरारजी देसाई, जो कि 1977 ईस्वी में बने थे भारत के प्रधानमंत्री और बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे ये। 75 कहता है अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। तो यह हो जाएगा लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है इसमें। 76 नंबर देखें, निम्नलिखित में से लगातार 2 बार निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री। तो एकमात्र हैं जवाहरलाल नेहरू। हालांकि 2 बार लगातार निर्वाचित होने वाले जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से आप मनमोहन सिंह का भी नाम ले सकते हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शंस के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ही उपयुक्त होगा। सतहत्तर नंबर सवाल देखें, भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया? तो ये बजट पेश करने वाले हैं यशवंत सिंह। 78 देखें, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत आसान है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। 79 कहता है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? तो न्यूनतम 2 बार। 80 कहता है शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल क्या होता है? जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, ठीक है, और यह समय 12 बजे से 1 बजे तक के काल को शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। 81 देख लें, 81 कहता है विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश, तो रूस हो जाएगा। 82 कहता है निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो वह कौन सा है? आटाकामा। 83 नंबर देखें, थोडियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत। थोडियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है। 85 कहता है बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको बर्फीली बारिश बोला जाता है, बर्फीली बारिश। 86 देखें, निम्नलिखित में से कौन कौन से बारिश के बादल हैं? तो बारिश के बादल जो हैं वर्षा, स्त्रीमेघ और कुमुलोनिम्बस है। उसके बाद 87 देखें, 87 कहता है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिली में। चिली में अरिका को शुष्कतम स्थान के रूप में जाना जाता है। आगे देखें 88 नंबर, 88 कहता है पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? तो यह हो जाएगा यारडांग। यारडांग मतलब इसका होता है खड़ा किनारा। उसके बाद आगे देख लेंगे 88 के बाद 89 देखेंगे, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो यह संवहनी वर्षा के रूप में जाना जाता है, संवहनी वर्षा। 90 का देखें, 90 कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के अधीन है यह। उसके बाद आगे देखें, आगे कहता है 91 नंबर, विश्व के महासागरों में से किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? अगर बृहद की बात करें तो सर्वाधिक तो अटलांटिक महासागर का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब अगर आप देखें तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक चौड़ा इसका महाद्वीपीय शेल्फ है। उसके बाद 92 देखें, 92 कहता है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो यह हो जाएगा जावा खाई। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। 94 देखें, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यह। 95 देखें, 95 कहता है स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में मिलाती है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कौन है? स्वेज नहर, ये भी याद रखना है। 96 कहता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो जिब्राल्टर किनको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। उसके बाद आगे 97 देख लें, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो आइसलैंड में किया जाता है। 98 देखें, निम्नलिखित में से एडियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो यह है वेनिस। वेनिस को इटली का एडियाट्रिक रानी बोला जाता है, इटली में है वेनिस शहर।
99 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बागदाद है, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। 100 और आज का लास्ट, ब्यूफोर्ड स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है हवा की गति। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।